हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं अपना एक नया सेशन पीवाईक्यू का, हिंदी के पीवाईक्यू, जो आपका फेवरेट सेशन है हिंदी का। ठीक है, कुछ एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेरी भी है। अफजा ने कमेंट किया था, पूछा था कि मैम क्यूमिन्स इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस के बारे में एक बार फिर से बता दीजिएगा। बेटे देखिए, जो क्यूमिन्स इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस है ना, ये एक तरह का एक प्रिंसिपल है और ये एक लर्निंग की एक स्ट्रेटजी है, मेथड है। क्यों, जैसे कि आपका जेड-पी-डी वाइगोत्स्की ने दिया और आपका स्टीफन क्रेशन ने दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, तो ऐसे ही क्यूमिन्स ने भी एक इंडिपेंडेंस हाइपोथेसिस दी है, परिकल्पना की है। उसने कहा है कि जैसे वाइगोत्स्की ने भी बताया आपको, है ना, कि जेड-पी-डी से बच्चा सीखता है, हेल्प से बच्चा सीखेगा। ठीक है, ऐसे स्टीफन क्रेशन ने भी कहा कि एक लैंग्वेज डिवाइस से बच्चा सीखता है। तो ऐसे ही इसने क्यूमिन्स ने भी कहा कि बच्चा की अगर फर्स्ट लैंग्वेज अच्छी होगी तभी बच्चा सेकंड लैंग्वेज को सही से सीख पाएगा। बस यही था, कुछ भी नहीं था उसमें, कि बच्चा सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखेगा। अगर बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज सही से डेवलप है तभी बच्चा सेकंड लैंग्वेज को सही से डेवलप कर पाएगा। अब सीटेट अगर आपका क्लियर होगा ना, तभी आप टीचर के लिए एलिजिबल होगे। यही क्यूमिन हाइपोथेसिस है इंटरडिपेंडेंस की, कि सीटेट पर ही आपकी टीचिंग बेस है। अगर सीटेट क्लियर हुआ अच्छे से तभी तो आप जॉब कर पाओगे। ठीक है ना, ऐसी लैंग्वेज फर्स्ट अच्छे से डेवलप है ना आपकी, तो सेकंड लैंग्वेज भी आप अच्छे से डेवलप कर लोगे। क्यूमिन्स की डिपेंडेंस हाइपोथेसिस बोलती है। ठीक है अच्छा, तो ये बेटे यही क्वेश्चन था ये, इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा वो नहीं था कि डीप में कुछ बताना पड़े आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी बालिका अपने से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहोगे आप। पहला ऑप्शन है मदद, स्कैफोल्डिंग। सेकंड है सहपाठी शिक्षण। थर्ड है सहपाठी परामर्श। फोर्थ है टीम शिक्षण। ठीक है, तो बताइए क्या ऑप्शन होगा। कि वैसे तो वो लिख नहीं पाती, लेकिन अगर उसको हेल्प मिल जाए ना, किसी की भी बड़े की हेल्प मिल जाए, तो वो उसको आराम से लिख लेती है। तो ऑब्वियस है, आपको पता ही चल गया इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्कैफोल्डिंग, मदद से। जेड-पी-डी वाइगोत्स्की का इसी में बताया कि एक अगर आप किसी बच्चे को हेल्प करोगे, बेस्ट की बड़े की हेल्प लेगा, पेरेंट्स की हेल्प लेगा, टीचर की हेल्प लेगा, तो वो अच्छे से उस चीज़ को कर पाएगा। ठीक है, अब अगर एलिमिनेशन करना है तो वो भी देख लीजिए आप, कि सहपाठी शिक्षण नहीं है, टीम शिक्षण भी नहीं हो रहा है, इसमें सहपाठी कोई परामर्श भी नहीं हो रहा है। ऑब्वियस है कि मदद से ही सीख रहा है। की टर्म भी आपको दे दिया, मदद से सीख रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ मार्गदर्शन में सीख रहा है, दोनों दूसरे को रिलेट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि और तर्क करना आदि का प्रयोग किया जाता है। लर्निंग के बारे में बताया गया कि लर्निंग क्या है, अधिगम क्या होता है। ठीक है, आपने सीडीपी में पढ़ा होगा लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं लर्निंग के बारे में। तो और उसमें हाई लेवल की जो मेंटल क्रियाएं बच्चा करता है, जिसमें इंटेलिजेंसी उसकी आती है, उसकी रीजनिंग तर्क करना आता है, उसका यूज जब बच्चा करता है तो वो किस तरह की लर्निंग होती है। पहला ऑप्शन है मौखिक अधिगम। सेकंड है अवधारणा अधिगम। थर्ड है गत्यात्मक अधिगम कौशल। और फोर्थ है संरचना अधिगम। ठीक है, तो ये हिंदी में अगर आप करोगे ना, आपको हिंदी में बहुत ईजिली समझ में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे कि मौखिक अधिगम, ओरल लर्निंग की बात हो रही है। ओरल लर्निंग तो बच्चा कर ही नहीं रहा है। ये कह रहे हैं कि हाई लेवल की मेंटल एबिलिटी जब बच्चे में आती है तो वो कॉन्सेप्ट करना, तर्क करना, रीजनिंग करना, ठीक है, इंटेलिजेंसी और चीज़ों को मेमोराइज करना, कल्पनाएं करना, इमेजिनेशन करना, वो सारी चीज़ें बच्चा सीख जाता है। तो मेन है कंसेप्ट अगर बच्चे के अच्छे हैं, अवधारणा बच्चे की बढ़िया है, तो ऑब्वियस है कि बच्चे की इंटेलिजेंसी बढ़िया होगी, फिर बच्चा तर्क अच्छे से कर पाएगा, रीजनिंग बढ़िया से कर पाएगा, कल्पनाएं कर पाएगा, चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद कर पाएगा, मेमोरी कर पाएगा। ठीक है, तो लर्निंग में अवधारणा अधिगम इसका आपका ऑप्शन राइट होगा, कि कॉन्सेप्ट लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है। गत्यात्मक कौशल की बात यहाँ नहीं हो रही। देखो, संरचना की स्ट्रक्चर की भी बात भी नहीं यहाँ हो रही है। हाई लेवल की मेंटल एबिलिटी की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, मानसिक उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं की बात हो रही है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों को गलत वर्तनी लिखी है। अगर बच्चे को आप मोटिवेट करो, उसने चाहे गलत भी लिख दिया, फिर भी आप उसको मोटिवेट कर रहे हो उसकी लैंग्वेज के लिए, तो आप किस तरह की इंस्ट्रूमेंट का, उपागम का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। पहला है समग्र भाषा। सेकंड है संप्रेषणात्मक। थर्ड है रचनात्मक। फोर्थ है संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल, रचनावादी, कम्युनिकेटिव और समग्र भाषा इंटीग्रेशन लैंग्वेज की।
ठीक है। तो यहाँ पर किस भाषा का यूज़ कर रहा है बच्चा, मोटिवेट कर रहे हो। देखो रचनावादी कोई क्रिएटिविटी यहाँ नहीं हो रही है, स्ट्रक्चर संरचना कुछ भी नहीं हो रहा, संप्रेषण कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा, बच्चा बता रहा है कि जिसको मोटिवेट करके हाँ अच्छे से करो। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हुआ, समग्र भाषा। तो एलिमिनेशन मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेट किया करो ऑप्शंस को, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर करोगे तो आपका कम से कम भी 80 to 90% आपके क्वेश्चन सही रहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। आप हिंदी भाषा अध्यापक हैं, आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते तो आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि हिंदी भाषा अध्यापक हैं, पंजाब में आपको भेज दिया, वहाँ की भाषा आपको नहीं आती स्थानीय भाषा, तो आपको आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आप डर कर क्यों भागोगे, टीचर हो, जहाँ पर भी आपको भेजेगा तो पढ़ाना पड़ेगा आपको। बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ कर देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही करोगे आप, ठीक है ना। किसी अगर अलग अलग रीजन के एरिया में आपको भेज दिया जाएगा ना, आप वहीं रहकर उसी भाषा में ही बच्चों को शिक्षण में अपना आरंभ कर दोगे, अपनी टीचिंग आप शुरुआत कर दोगे, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कभी भी नहीं करोगे, समुदाय को हिंदी भाषा सीखने के लिए प्रेरित कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किसी पाठ्य सामग्री में से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहनपूर्वक व गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल क्या कहलाता है। कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, अब उसको डीप स्टडी करना है, डीप में एनालिसिस करना है, गहन पढ़ाई करनी है, गहराई के उसको अंदर जाना है, तो पढ़ने के उस कौशल को क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला वैश्विक, दूसरा स्थानीय भाषा बोध, थर्ड है निष्कर्षात्मक बोध और फोर्थ मूल्यांकन परक बोध। देखिए लगाइए एलिमिनेशन मेथड और फिर बताइए आपका आंसर सही हुआ नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, ये एलिमिनेशन से ही जाएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पूछ रहा है कि गहन अध्ययन कर लिया तो उसने मूल्यांकन कर लिया, भाई मूल्यांकन कैसे कर लिया। आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन को आप बढ़कर डीप पे पढ़ रहे हो, पूरी गहराई से क्वेश्चन के आंसर को क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हो कि उसने बोला क्या। जब गहराई से समझ रहे हो ना, जब भी हम गहराई से समझने की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और ये एक हमारा जर्नल वो कॉम्प्रिहेंशन है कि लर्निंग है कि जर्नल स्थानीय बोध है कि हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी जाकर हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे, किसी चीज़ को इवेल्युएट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ इसमें सेकंड आंसर, स्थानीय बोध की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। पाठ्य सामग्री दे दी, सूचनाएं निकालने के लिए गहनपूर्वक अध्ययन बच्चा कर रहा है, तो स्थानीय बोध की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। निष्कर्षात्मक मूल्यांकन में वैश्विक की यहाँ पर बात नहीं हो रही, स्थानीय बोध की बात हो रही है, तो ये आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की यहाँ बात हो रही है यहाँ पर कि डायग्नोस किसको करोगे आप बच्चों की परेशानियों को समझोगे, प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालोगे और उनको उपचारात्मक एक सोल्यूशन दोगे, ठीक है। उपचार करोगे, तो वही निदानात्मक प्रश्न होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है योगात्मक आंकलन के लिए योजना व प्रश्न बनाना, नहीं ऐसे थोड़ी करते हैं। सेकंड ऑप्शन अभिभावक शिक्षक बैठक में विभागों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। और टीचर को थोड़ी बोलेंगे हम, बच्चों को थोड़ी बोलेंगे, पेरेंट्स को थोड़ी बोलेंगे कि वो बच्चों पर ध्यान दे, हमें टीचर को थोड़ी सूचित करना है कि आपका बच्चा कुछ नहीं आता, अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम है तो आप सोल्यूशन करिए, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। थर्ड है बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, बिल्कुल सही, ठीक है। जो हमें कमियां लगी हमने उन कमियों को दूर करना है और उनके लिए एक उपचारात्मक कदम उठाना, निदान करना है उनकी प्रॉब्लम्स का। आपका ऑप्शन हुआ राइट। 4 भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों के प्रति रिपोर्ट कार्ड में प्रतिफल लिखना, बिल्कुल भी नहीं, हमें थोड़ी बच्चों को रिजल्ट देना है फिर बताना है बच्चे कितने नंबर है, ये हमारा मोटिव नहीं है। निदानात्मक परीक्षण में उपचार करना, कदम उठाना ही हमारा मेन मकसद है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। एक टेक्स्ट बुक के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, हाँ हो भी सकते लेकिन एक मात्र नहीं है। सेकंड है यह पाठ्यचर्या में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, हाँ ठीक है करता है मदद, बिल्कुल। जो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पाठ्यचर्या के को उसके करिकुलम की, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करती है टेक्स्ट बुक, बिल्कुल होती है। थर्ड है ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, पूरे एक सत्र के लिए शैक्षिक योजना की गतिविधियाँ नहीं होती, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फोर्थ है पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, बिल्कुल गलत है ये भी, है ना, नेगेटिव में आ जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन राइट हुआ सेकंड ऑप्शन, कि उद्देश्यों की प्राप्ति करने में हमारी हेल्प करती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षीय अभ्यास विद्यार्थी के मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा, ठीक है। कक्षीय अभ्यास क्लास की प्रैक्टिस में बात कर रही है और वो भी ओरल लैंग्वेज के बारे में,
अगर बच्चे की ओरल लैंग्वेज को डेवलप करोगे। तो पहला ऑप्शन है अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संयमित पठन करना, टीचर के साथ साथ जो भी टीचर मटेरियल प्रोवाइड करा साथ साथ बोलना। इतना पॉसिबल नहीं होता कि टीचर के साथ हर चीज़ को बार बार रिपीट करवाएगा, बोलेगा। सेकंड है कविता को कंठस्थ कर लेना और बाद में कविता का संवेद ज्ञान करना। यहाँ पे मेमोराइजेशन की बात ही नहीं हो रही, रट्टाफिकेशन कंठस्थ करने की तो बात ही नहीं हो रही है ना, कोई कविता पाठ की बात नहीं हो रही। वो कह रहा है कि मौखिक ओरल भाषा बच्चे में डेवलप कर रहा है एक टीचर, तो प्रैक्टिस करवा रहा है। तो कैसे मदद करेंगे? रोल प्ले, बिल्कुल जितना बच्चे का रोल प्ले करवाओगे, बच्चे को रोल दोगे, कैरेक्टर्स दोगे, तो बच्चे का भाषा का विकास उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। क्योंकि बच्चे को मौके चाहिए ना बोलने के लिए, जितने मौके उसको रोल प्ले में मिलेंगे, कैरेक्टर में जब बच्चा आएगा और उसके वो संवाद करेगा, उससे बच्चे की जो बोलने की जो मौखिक भाषा है वो अच्छे से विकसित होगी। फोर्थ है नए व अपरिचित शब्दों का सही उच्चारण का अभ्यास करवाना। इससे बच्चे की भाषा का विकास में कोई हेल्प नहीं हो, क्योंकि बच्चा सिर्फ वर्ड्स को जानेगा, उच्चारण सही करेगा, लेकिन बोलना जैसे सीखेगा, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा बच्चे की होगी उतना ज़्यादा बच्चा रोल प्ले से सीख पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है आपका भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध। दूसरा ऑप्शन है शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही। थर्ड ऑप्शन है भाषा के शब्दों उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है भाषा से पहले निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। देखिए भाषा यादृच्छिक का मतलब होता है कि भाषा और उनका अर्थों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर्निहित संबंध नहीं होता, कि उनका कोई रिलेशन नहीं होता आपस में, उसे बोलते हैं भाषा यादृच्छिक। ठीक है, तो आपका आंसर उसमें राइट होगा 3, किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि संबंध है, संबंध तो नहीं होता। ठीक है, ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही, ये भी नहीं होता। तो संबंध नहीं होता। ठीक है, शब्दों और अर्थों के बीच में जब संबंध ना हो अंतर्निहित, उसे बोलते हैं भाषा यादृच्छिक। अगला क्वेश्चन है आपका व्याकरण पढ़ने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। जीटीएम मेथड की बात हो रही है और आपकी निगमनात्मक उपागम अप्रोच की बात हो रही है आपके यहाँ पर। तो व्याकरण पढ़ाते समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए कि नियम बताने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक संप्रेषण वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए या ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। सबसे पहले देखो व्याकरण मेथड, ग्रामर मेथड की बात हो रही है आपकी व्याकरण की। निगमनात्मक में क्या होगा? सबसे पहले हमें नियम बताएंगे। ठीक है ना, नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं हम। निगमनात्मक निगमन न से याद रखें, निगमन न से नियम, नियम से हम उदाहरण की तरफ जाते हैं, उदाहरण। ठीक है, तो एक होता है आगमनात्मक, आगमनात्मक में हम उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। तो हम व्याकरण में क्या करेंगे? नियम प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले नियमों से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन हुआ राइट, नियम। ठीक है, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत नहीं करेंगे, ड्रिल से कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, हम रियल में बच्चे को नियम बताएंगे। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन हुआ राइट। अगला क्वेश्चन है आपका तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। पहला है व्याख्या करना, दूसरा है विश्लेषण करना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना और चौथा है पाठ्य सामग्री का विस्तार एक्सट्रापोलेशन करना। ठीक है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाना, यानी कि कोई आपको फैक्ट दिए गए हैं, कोई तथ्य बताए गए हैं, उनसे भी आगे जाकर जब आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हो, तो वो तरीका क्या कहलाता है? व्याख्या तो नहीं कर रहे आप, कोई कंक्लूजन तो नहीं निकाल रहे, कोई विश्लेषण भी नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हो, एक्सट्रापोलेशन कर रहे हो। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा कि पाठ्य सामग्री का बहुत ज़्यादा विस्तार कर रहे हो आप। ठीक है, तो ऑप्शन होगा आपका फोर्थ। देखिए विश्लेषण कहाँ होगा? विश्लेषण तो कर ही नहीं रहे ना हम, कहाँ एनालिसिस कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? फैक्ट से भी आगे जाकर एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगा रहे हैं यानी कि हम जो मटेरियल हमारे पास है उसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थी के लिए लाभ है। कि टीचर को कह रहा है कि बच्चों को लिखने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, स्वच्छंद खुद से ही लिखने के लिए। ठीक है, तो इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? टीचर उसको खुद से लिखने के लिए देगा। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ व रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल ठीक है। फ्लुएंसी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ लिखने के तरीके बच्चे को आएंगे, बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट लग रहा है। अगला चलते हैं, शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल भी नहीं। अब अपनी मर्जी मनमानी थोड़ी करेगा बच्चा, लिखेगा या नहीं लिखेगा, ऐसे तो नहीं होगा। हम लिखने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर राइटिंग स्किल यानी कि लेखन कौशल की बात बच्चे की यहाँ पर हो रही है, लेखन कौशल को हमने विकसित करना है।
थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करता कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम स्टिक लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप में गुणधर्म समाविष्ट कर सकता है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बच्चे में लेखन कौशल को डेवलप कर रहे हैं, तो प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित बच्चे को करेंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगले पे चलते हैं, चलिए। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा, जो आपने मटेरियल दिया बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए बोला कि बच्चों पढ़ो अच्छे से। उसके बाद आप संदर्भ प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं, ठीक है। संदर्भ भी रिलेट करेगा आपके मैटर से और उसका प्रसंग भी आपके मैटर से रिलेट करेगा, और बच्चों को आप आंसर देने के लिए बोलते हो। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित करते हो। यहाँ भी रीडिंग स्किल की बात हो रही है, ठीक है ना, समझ गए कि रीडिंग स्किल टीचर अच्छी तरह से पढ़ने के लिए बोल रहे है ना, और बिल्कुल एकदम डीप स्टडी के लिए बोल रहे है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? पहला विस्तृत पठन, सेकंड है बारीकी से पठन, थर्ड है सरसरी तौर पर पठन, और फोर्थ है आपका गहन पठन। तो डीप स्टडी करना गहन पठन का आपका पार्ट है, फोर्थ ऑप्शन राइट, ठीक है ना। ये भी आपके रीडिंग के टाइप हैं। विस्तृत पठन करेगा जब डिटेल में बच्चा स्टडी कर रहा है, ठीक है, एकदम से पहला ये ऑप्शन, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरह से कर रहा है। फिर बारीकी से एक एक चीज़ को, ग्रामर के रूल्स को देख लिया, कैसे सेंटेंस कैसे बना हुआ है, वोकेबलरी कैसी बढ़िया है, ठीक लिखा है, वो बारीकी से पठन होता है। सरसरी तौर पर मोटा मोटा सा बच्चे ने देख लिया कि ठीक है, हेडिंग देख ली, अब ये समरी देख ली, अब इसके करेक्टर्स देख लिए। वो गहन पठन में क्या होगा कि बच्चा हर तरह से सामग्री को बड़े डिटेल में पढ़ेगा और पढ़कर जब उनके क्वेश्चंस को वो आंसर निकाल लेता है। जैसे इंटेंसिव रीडिंग भी बोलते हैं गहन अध्ययन को, ठीक है। हिंदी वाली क्लास, इंग्लिश वाली पेडागोजी क्लास में मैंने करवाया है, तो दोनों क्लासेस देखा करो मिक्स करके, तो धीरे धीरे यहाँ जो समझ में आएंगे आपको वहाँ भी समझ में आ जाएंगे, इंग्लिश में भी। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, भाषा अर्जन कब घटित होगा? भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ मैं ना, देखिए बेटे, आप सभी बच्चे, मैं यहाँ साथ साथ में इंग्लिश वर्ड्स इसलिए यूज़ करती हूँ हिंदी में कि आपको इंग्लिश जो आपकी पेडागोजी वो भी ईजी लगे और हिंदी भी ईजी लगे, क्योंकि हिंदी में ना ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट से वर्ड होते हैं जो बोलना भी, प्रोनाउंस करना भी क्योंकि इतनी प्रॉपर हिंदी आती है आपके सीटेट में, तो वो बहुत बार वर्ड समझ में ही नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कोरिलेट करके चलेंगे तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, भाषा अर्जन तभी घटित होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं। व्याकरण के नियम थोड़ी सिखाते हैं, एक्विजिशन की बात हो रही है, अर्जन अर्जित करने की बात हो रही है। बच्चों को अनुवाद करने के लिए अभ्यास करवाएंगे, अभ्यास थोड़ी करवाएंगे, बच्चा को अपने आप ही अभ्यास करता रहता है। एक्विजिशन में जरूरत ही नहीं होती बच्चों को हमें अनुवाद करवाने की, ट्रांसलेट करवाने की। थर्ड, बच्चों को पठन के लिए अवसर दिया जाए, पढ़ने के लिए अवसर थोड़ी देंगे, अर्जन करवा रहे हैं बच्चों को हम भाषा का, तो पठन के अवसर कैसे देंगे, है ना। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को भाषा का परिवेश एक्सपोजर दिया जाए, बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए, बच्चों को इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को मिलेगा, बच्चे के लैंग्वेज का एक्विजिशन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और इंग्लिश पेडागोजी क्लास में ये बड़ा अच्छे से मैंने समझाया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? मातृभाषा का हमने यूज नहीं करना। पहला प्राकृतिक, दूसरा द्विभाषिक, तीसरा सर्वभाषिक, और चौथा प्रत्यक्ष या डायरेक्ट। मातृभाषा का यूज़ नहीं करना, हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, प्रत्यक्ष भाषा, कि जब भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं जहाँ हम मातृभाषा का यूज़ नहीं करेंगे, उस डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष मेथड में हम जो टारगेट लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं, जो हमने बच्चे को भाषा सिखानी है, उस ही भाषा में बच्चे को हर तरह से सिखाएंगे। उसी में बच्चे को बोलना है, उसी में बच्चे ने सोचना है, ठीक है ना। तो उसी में भाषा में हम हर सारी चीज़ें बच्चे को करेंगे, चाहे बच्चा लिख रहा है, चाहे बच्चा बोल रहा है, चाहे क्लास में कम्युनिकेट कर रहा है, तो हम उसकी मातृभाषा का यूज़ कभी भी नहीं करते डायरेक्ट मेथड में। द्विभाषिक में, बायलिंगुअल मेथड में हम करते हैं, ठीक है, नेचुरल मेथड में भी नहीं करते। और श्रविक भाषा की तो यहाँ पर बात ही नहीं, श्रवण की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हुआ आपके इस क्वेश्चन का। तो चलिए बेटे, आज के लिए इतना ही, आपका सेशन खत्म होता है PYQ का ये वाला। फिर से एक नए सेशन के लिए मैं बाद में आऊँगी, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया, थैंक यू सो मच आप सभी का। मैं मैसेज देखती हूँ, मैं मैसेज पढ़ती भी हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बिजी भी हैं कहीं कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको टाइम मिले तभी आप रिकॉर्डिंग देखिए तो बढ़िया रहेगा। और हाँ, PYQ को ध्यान से करिए, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके हिंदी के पेडागोजी के 15 में से 15 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, हमारा मिशन है कि 15 में से 15 आपकी हिंदी पेडागोजी में आना चाहिए। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो फिर देखिए कितनी डांट पड़ेगी आप सबको, ठीक है। 15 में से 15 ही आने चाहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।